हेलो स्टूडेंट, हर महादेव। हमारे इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी इसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 चैप्टर 6 ऑफ इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज वर्कर। एम्प्लॉयमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? वर्कर है। तो वर्कर होता क्या है? जितने भी इंगेज होते हैं ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, वो सब क्या कहलाते हैं? वर्कर कहलाते हैं। Those who help the main worker in this activities। और इसमें क्या होता है? मेन वर्कर जो होते हैं, जैसे कि किसी कंपनी को चलाने वाला, तो उसके वो सिर्फ अकेले ही अपना काम नहीं कर सकता, उसके लिए उसको बहुत सारे स्टाफ रखने पड़ते हैं, वर्कर रखने पड़ते हैं, लेबरर रखने पड़ते हैं। तो उसका जो हेल्प करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? वर्कर कहा जाता है। Those who are self employed are also worker। और कोई ना खुद सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, जैसे छोटा दुकान खोल लिया, तो अब छोटा दुकान खोल लिया तो वो खुद के लिए खुद वर्कर है। ठीक है। 437 million people in India are part of labor force in 2022, about of which majority resides in rural area। तो इसमें बताया जा रहा है 437 मिलियन जो पीपुल है इंडिया के, वो किस में इंगेज हैं? लेबर फोर्स में इंगेज हैं। ये 2022 के डाटा के हिसाब से बताया गया। और इसमें जितने भी मेजोरिटी में है ना, वो सब कहाँ रहते हैं? रूरल एरियाज में रहते हैं। ठीक है। इसमें से 70% जो है वो मेल है और 30% फीमेल है। वुमेन जो है ना, वो 1/3 है वर्क फोर्स का रूरल में, और फिर 1/5 है अर्बन में। ठीक है, तो इस चीज़ सबको याद रखना होगा। वोमेन का इतना चीज़ आपको पता चल रहा होगा कि वोमेन का जो वर्क फोर्स है, चाहे रूरल में हो या अर्बन में हो, मेल के हिसाब से बहुत कम है, और उनको वेजेस भी उस हिसाब से बहुत कम मिलता है। अगर एक ही पर्टिकुलर काम को मेल और फीमेल करते हैं ना, तो उनको मेल को ज़्यादा मिलता है जबकि फीमेल को कम मिलता है। ये चीज़ देखा गया है। बट हमारे लिए, हमारे डीपीएससी में इसके लिए कानून बना हुआ है कि सेम वर्क के लिए सेम पैसा मिलना चाहिए। तो ये चीज़ को लागू किया गया है। अब देखते क्या होता है। ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल इन एम्प्लॉयमेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि वो देखो, पार्टिसिपेशन जो होता है किसी भी पीपुल का एम्प्लॉयमेंट को लेके, किसी भी इकोनॉमी में लेके, तो उसको कैसे होता है? ठीक है, इसी चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो इसके लिए क्या कैलकुलेट किया जाता है? अगर हमको पता करना है कि कितने वर्क फोर्स, कितने भी पीपुल इस कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट में लगे हुए हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक इंडिकेटर होता है जिसमें बताया जाता है कि ना एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन किसी कंट्री का कैसा है, मतलब कि वहाँ पे किस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट हो रहे हैं, कितने जनता को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कितने बेरोजगार है, ये सब चीज़ के बारे में, किसी कंट्री के पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, मोर नंबर ऑफ पीपुल आर एम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। अब इसमें देखो, रिपोर्ट के हिसाब से क्या पता चला है कि जो रूरल एरिया में है ना, वो ज़्यादा वर्क फोर्स है, अर्बन एरिया में कम है। उसके हिसाब से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है 35.0% रूरल एरिया में, जबकि 33.9% है अर्बन एरिया में। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है, इसका कारण ये है कि पीपुल जो होते हैं ना रूरल एरिया में, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं हायर इनकम के लिए। उनके पास, सबके पास ना हायर इनकम नहीं होता है, तो उसको क्या करना पड़ता है? तो इसीलिए मैनी पीपुल स्टे ऑप्टिंग इन अर्बन एरिया, स्टडिंग इन अर्बन एरियाज। People in rural areas cannot stay in home as economic condition will deteriorate, so male and female both work for earning। तो देखो, अर्बन एरियाज में क्या होता है कि ना, किसी भी फैमिली में कोई भी फादर होते तो वो वर्क फोर्स पे जाते हैं और बाकी सब अपने बच्चों को क्या करते हैं? हायर एजुकेशन देते हैं। बट रूरल एरिया में ये नहीं होता है, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन बहुत कम होता है, उनके पास इनकम बहुत कम होता है। तो वो क्या करते हैं? वहाँ पे मैन और वुमेन सब जाते हैं, क्योंकि ना उनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब होता है, तो सब वर्क फोर्स में जाते हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ अर्निंग हो सके। ठीक है। इन अर्बन एरियाज हाई अर्निंग इंडिविजुअल डिस्करेजेस देयर फीमेल्स टू वर्क। और अर्बन एरिया में क्या होता है कि ये चीज़ तो बताया गया कि अगर कोई भी मेल अगर हाई अर्निंग कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने फीमेल, जितनी भी उनके घर में फीमेल होती है ना, उनको डिस्करेज करते हैं। उनको बोलते नहीं कि आप वर्क करने जाओ, क्योंकि ये काम मेल का है, ये एक मेल पैट्रियार्कल थॉट है। तो इसलिए इस चीज़ को ना डेवलप नहीं किया जाता है कि ना फीमेल जाके कहीं वर्क करे। ठीक है, अगर किसी भी मेल के पास अच्छा खासा अर्निंग हो रहा है तो। ठीक है। कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स। अब देखो, वर्कर्स बहुत कैटेगरी के होते हैं। देखो, वर्कर्स किस किस टाइप से हो सकते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, कैजुअल वर्कर्स हो सकते हैं, और रेगुलर सैलरीज एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ठीक है। तो इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं या हायर वर्कर होते हैं, वो किस हिसाब से होते हैं? ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर होते हैं, उसमें ये चीज़ बताया जाता है कि ना, ये ना क्या करते हैं? अपना जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होता है उसको किस हिसाब से करते हैं कि वो ना
खुद या तो हायर किए जाते हैं, देखो कोई आपको बुला लिया, ठीक है, या आपने किसी के दुकान पे या फिर अपना ही कोई दुकान खोल लिया, कोई भी सेटअप खोल लिया और उस पर बैठे हुए, तो वो एक तरीके का क्या हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए आप, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैजुअल वेज लेबर है। कैजुअल वेज लेबर क्या हुआ कि जिनको ना अब काम मिलता रहता है, ठीक है। अब कोई जैसे कि अब किसी को कोई काम है, ठीक है, कोई छोटा सा घर बनवाना है, ठीक है, तो ये जो लेबरर होते हैं वो कैजुअल वर्कर्स होते हैं ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरे साल अपने घर पे रखोगे कि घर बनाते रहो आप, मेरा 6 महीने 2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम लगेगा घर को बनाने में, वो घर बनाएंगे, फिर उसके बाद वो चले जाएंगे, तो वो क्या हुए, कैजुअल वर्कर्स हुए। कुछ होते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे किसी फैक्ट्री में, तो उनका ना क्या होता है कि उनका काम बंधा होता है कि हाँ उसको 6 महीने करने, 1 साल करना, तो उसका एम्प्लॉयड होते हैं, वो रेगुलर उनको सैलरी मिलता है पर मंथ, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको रेगुलर सैलरीज मिलती है। तो इसी हिसाब से तीन तरीके के कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स हो गए। पहले होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना बिजनेस खुद सेटअप किए, खुद उसी में काम कर रहे हैं। दूसरे होते हैं कैजुअल लेबरर होते हैं, जो कुछ समय के लिए किसी के यहाँ जाके काम कर रहे हैं। और तीसरा होते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब को ले लो या प्राइवेट जॉब को ले लो, तो आपको हर वहाँ पे आपका जॉब भी फिक्स है और उसके बाद आपको क्या होता है कि पर मंथ आपको पैसा भी मिल रहा है, तो रेगुलर सैलरीड होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस हिसाब से हो सकते हैं, तो उसके बारे में बताया गया। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी डिवाइड इनटू एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड वाटर सप्लाई, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सर्विसेज। तो एम्प्लॉयमेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं वो बहुत तरीके से हो सकता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी किस किस टाइप का बोला जा सकता है कि जैसे अगर कोई एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ है तो वो भी एक तरीके का इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। अगर कोई माइनिंग और ट्रेडिंग का काम कर रहा है तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। मतलब जितने भी काम कर रहे हैं उससे अगर किसी भी देश की इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है, मतलब कोई भी लेबर हुआ, सब क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी के सोर्स में आते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तरीके का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ जिनको वर्क फोर्स में काम मिल गया वो तो ठीक है, जिनको अब वो काम नहीं मिलता वो अनएम्प्लॉयड रह जाते। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके का नहीं होता कि ये चीज आप बोल देंगे कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तरीके का होता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को ना इसीलिए हम सब कैटेगराइज कर सकते हैं बहुत तरीके से, ठीक है। तो इसमें होते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद होते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद होते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गस्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट के पार्ट हुए कि किस किस हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट देखो इसमें से जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि ये ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि एग्रीकल्चर सीजन के हिसाब से है। तो कोई वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि आप आए फिर चले गए, वो उस टाइप का। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि आपके पास जॉब नहीं है, उस हिसाब से ना तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत कैटेगरी के हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इतने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि इतना काम होने के बाद भी कितने लोगों के पास ना एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, जॉब नहीं होता, तो उनका ना आय नहीं चलता है, उनका ना उनके लाइफ स्टॉक में बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। उनके लाइफ को अर्निंग में उसके बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के स्कीम निकाले जाते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम निकाला जाता है, किस लिए, ताकि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके। और फिर उसके लिए क्या क्या किया जाता है, तो उसके लिए ना हमारे गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे स्कीम निकाला गया है। इस स्कीम में कौन कौन से हैं, तो इस स्कीम में PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो ये हमारे PM के द्वारा निकाला गया है, जिसमें है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, जो महात्मा गांधी का जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जिसमें आपको जॉब मिलता है, जॉब सिक्योरिटी 100 डेज का मिलता है, ठीक है। तो वो है 2005 में इसको निकाला गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, जिसमें लाइवलीहुड के लिए क्या दिया जाता है, आपको ना अर्निंग के लिए क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ etc. This scheme not only provide livelihood but also focus on primary education, primary health education, rural drinking water, developing community assets etc. तो ये सब गवर्नमेंट का जो स्कीम है, इसमें सिर्फ ये नहीं बताया गया कि उनको जॉब दिया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि ना इस हिसाब से काम किए जाते हैं कि ना अच्छी तरीके से एजुकेशन भी मिल सके, हेल्थ भी हो सके,
हेल्थ भी हो सके और सभी तरीके का जैसे डेवलपिंग कम्युनिटी को चीज का भी काम किया जा सके। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम सब ये बता सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चरल वर्कफोर्स है ना वो देखो वो चल रहा है, ठीक है, बट उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है। हमारा जो आधा से ज्यादा जनसंख्या है, जो यूथ है, वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, अनएम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा कारण है। ठीक है, क्योंकि जॉब नहीं मिल पाता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है फाइनेंशियल तरीके से। तो इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे स्कीम निकाले गए हैं और इससे क्या हो सकता है कि हमारा जो यूथ जनरेशन है उसको स्किल और डेवलपमेंट दिया जाएगा, जिससे वो अच्छे काम कर सकेंगे और हमारे इकोनॉमी में ना सहयोग कर सकेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस यही बताया गया है। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आए तो इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।